देवर पिछवाड़े का शौकीन था। मेरा पिछवाड़ा भी भारी था और रोज मेरे पिछवाड़े पर नजर जमाए रखता, मगर मैं भी ढीठ थी, बेपरवाह होकर काम में लगी रहती। मगर एक दिन इमरजेंसी मायके जाना पड़ा। देवर को बोला तो कहने लगा कि भाभी ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने पूछा फिर कैसे चलेगा? वो बोला भाभी पहले पिछवाड़ा। एक औरत के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है अगर ससुराल में सब देवर जेठ साथ मिलकर रहते हों। औरत के लिए देवर का रिश्ता हमेशा आग ही साबित होता है। और मेरा देवर तो सदा का बेशर्म था। उम्र में भी मुझसे 2 साल बड़ा था। मेरा शुमार उन औरतों में होता है जिसे शौहर लापरवाह मिल जाए और देवर पिछवाड़े का शौकीन। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। मेरे शौहर और देवर की शादी एक ही दिन हुई थी। मैं कम उम्र, खूबसूरत, सुडोल जिसामत की मालिक थी और देवरानी बस आम शक्ल सूरत की दुबली पतली, बिल्कुल सूखी कांटा थी। रुखसती के बाद जब हम दोनों दुल्हनों को सहन में बिठाया गया तो देवर की बेताब नजरें अपनी बीवी के बजाय मुझ पर जमी हुई थी। वो मुझे यूं घूर घूर कर देख रहा था जैसे मैं उसकी भाभी नहीं बल्कि बीवी हूँ। मैंने जब नजर देवर पर उठाई तो नजरों के तसादुम पर वो मुस्कुराने लगा। मैंने उसे घूर कर देखा कि शायद उसे अपनी इस हरकत पर कुछ शर्मिंदगी हो। मैं उसके बड़े भाई की बीवी थी। उसके और मेरे बीच शर्म हया का रिश्ता था और वो बेशर्म। लेकिन देवर शायद ढीठ था। मजाल है कि उसकी नजरें मुझसे जरा भी हटी हों। मैं भी इसी उलझन का शिकार थी कि जब वो बेशर्म इंसान मेरे बराबर रखी कुर्सी पर बैठ गया। मैं जरा सा पीछे हटी तो मेरे कान के पास सरगोशी में बोला कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अव्वल तो आपका रिश्ता मेरे साथ तय होना था, लेकिन मैंने कह दिया कि पहले बड़े भाई का कर दो, जो दूसरी लड़की होगी उसका मेरे साथ कर देना। लेकिन कसम से भाभी अब पछता रहा हूँ और दिल की तहों से पछता रहा हूँ। काश मैं पहले आपके बारे में जान लेता तो। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से से सुर्ख हो गई। दुल्हन बनी न बैठी होती तो उठकर चली जाती। मेरा शौहर देवर के पास आ गया। कहने लगा तुम क्या मेरी बीवी के पास बैठकर खुसर फुसर कर रहे हो? उठो यहाँ से। वो उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा भाई देवर भाभी का रिश्ता ही अलग होता है, बिल्कुल सहेलियों जैसा, दुख सुख का, हंसी और मजाक और थोड़ी शरारतों का। मैं तो इसीलिए मरासिम बढ़ा रहा था ताकि कल को भाभी को कोई तकलीफ ना हो। देवर बात मजाक में टालकर वहां से चला गया। खैर शादी को 15 दिन भी न गुजरे थे कि सास साहिबा ने किचन हम दोनों देवरानी जिठानी के हवाले कर दिया। लेकिन देवरानी सेहत की बहुत कमजोर थी। जरा सा काम करती तो हाँफने लगती। गरीब घर की लड़की थी, जहां से आए थी शायद पेट भर रोटी भी उसे कम ही नसीब हुई थी। इसीलिए ज्यादा काम मुझे ही करना पड़ता। जब मैं भी सहन का झाड़ू लगाने लगती तो देवर वहीं चारपाई पर बैठा सुसर का हुक्का पीने लगता। फिर जब मैं उसकी चारपाई के पास से झाड़ू देने लगती तो ऐसा बेहुदा जुमला बोलता कि मेरा खून खौल उठता। जी चाहता कि उसका गला दबा दूं या जाकर शौहर को बता दूं। मगर यहाँ आए अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए थे। कुछ कहती तो खुद ही बुरी बनती। देवरानी की सेहत का ख्याल न होता तो कहती कि सफाई की जिम्मेदारी वो ही उठाए, लेकिन वो बमुश्किल ही किचन का काम करती थी। वो भी इस कदर आहिस्ता कि मैं सारा झाड़ू पोछा साफ सफाई करके बैठ जाती और वो अभी तक सुस्ती से बर्तन ही मांज रही होती। एक बार तो देवर ने हद ही कर दी। उसने ऐसी जगह नजरें जमाई शुरू कर दी कि मुझे गुस्सा आने लगा था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि देवर ऐसा भी कर सकता है। मैंने सोचा आज तो शौहर से शिकायत कर दूंगी, लेकिन जब रात को सोते वक्त मैं अभी बात शुरू ही की थी कि ये आपका भाई अकबर मुझे नीयत का ठीक नहीं लगता, ये सुनना था कि शौहर बड़ा कुट्टा। कहने लगा मुझे इसी बात का डर था कि तुम जरा सी खूबसूरत हो, इसीलिए ऐसी बातों से जरूर घर में फसाद शुरू कर दोगी ताकि मैं तुम्हारे हुस्न का शदाई होकर तुम्हारी हर बात मानने लगूं। तुम्हारी जी हुजूरी करूंगा और तुम जो कहोगी उसको तुम्हारा फरमान मानकर अलग रिहाइश कर लूंगा। लेकिन देखो बेगम, अपने जहन से ये खुराफात बिल्कुल निकाल दो। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, सदा माँ बाप के साथ ही रहूंगा, न अपने वालिदैन को छोड़ूंगा और न तुम्हारी झूठी बातों को सुनकर छोटे भाई पर शक करूंगा। शौहर तो एक ही सांस में बोलता ही चला जा रहा था। मैं तो समझ ही न पाई कि उसकी इस बात का आखिर जवाब क्या दूं। मैं तो हक्का बक्का से शौहर की बात सुनकर हैरान हो गई। ये बातें तो मेरे गुमान में भी ना थी। मैं तो ससुराल को अपना घर समझकर यहाँ आई थी, लेकिन देवर की हरकतों ने जीना दो भर करके रख दिया था।
उस पर शौहर की बातें मेरे दिमाग की तनाबें खींचने लगी थी। मुझे तो शौहर के बदले तेवर देखकर हैरत हो रही थी। कल तक तो मेरी हर बात पर जीजी की रट लगाए लगता था, मगर आज शौहर दूसरी जानिब रुख करके सोने की कोशिश करने लगा, जबकि मैं यूं ही उन्हें अकब से देखती रह गई। आंखों में बेबसी से आंसू तैरने लगे। आखिर शौहर एकदम से बदल क्यों गया था? ये राज भी मुझ पर खुल ही गया। एक बार रात को मेरे कमरे में सोने गई तो सहन से मुझे खुसर फुसर की आवाजें आने लगी। मेरे कमरे की खिड़की सहन में ही खुलती थी। मैंने जरा से खिड़की खोली तो देवर चारपाई पर मेरे शौहर के कान में मेरे खिलाफ बातें भर रहा था। कह रहा था कि जिन औरतों का पिछवाड़ा भारी हो वो मर्द को कुछ नहीं समझती, यही सोचती है कि ये मर्द तो सारी जिंदगी मेरे नीचे ही लग कर रहेगा और मेरी जी हुजूरी करेगा। तुम बड़े भाई हो तभी समझा रहा हूँ कि अपनी बीवी पर लगाम डालकर रखो, वरना कल को तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। ये बात सुनकर तो मेरे कानों की लौ तक सुर्ख हो गई। कैसा बेगैरत शख्स था, और मेरा शौहर वो भी सुम्मुन बुकमुन बनकर ये सब कुछ सुन रहा था। मेरा जी चाहा कमरे से बाहर निकलूं और उसका सर फाड़ दूं। वो होता कौन है मेरे पिछवाड़े पर नजर रखने वाला? मेरा जो खून खौला तो अगले रोज मैंने देवरानी का लिहाज भी न किया। मैंने कहा, बीबी तुम्हारी बिगड़ी सेहत मेरी जिम्मेदारी नहीं, सहन का काम आज के बाद से तुम करोगी। बहुत कर लिया मैंने लिहाज तुम्हारा, मजीद मुझसे ये अखलाकियत नहीं दिखाई जाती। देवरानी पहले तो मेरे बदले रवैये पर हैरान थी, लेकिन फिर बेचारी खामोशी से सहन साफ करने लगी। मैंने किचन का काम कर लिया। कुछ देर बाद देवर घर आया तो बीवी को देखकर चेहरे पर नागवारी सजा ली। कुछ देर तो न जाने दोनों धीमी आवाज में क्या बात करते रहे, लेकिन फिर कुछ देर बाद ही देवर अपनी बीवी पर भी चिल्लाने लगा। पास पड़ा पानी का गिलास जोर से जमीन पर दे मारा और कहने लगा, मैं पिछवाड़े का शौकीन था और तुम इस मामले में बिल्कुल कंगली हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी तुम्हारे साथ जिंदगी गुजरेगी। मुझे क्या पता था मेरी माँ तुम जैसी को मेरे पल्ले बांध देगी, जिसका पिछवाड़ा किसी काम का ही नहीं। जैसी शक्ल मनूस वैसा ही कंगला तुम्हारा पिछवाड़ा है। ये सुनकर मेरी देवरानी रोने लगी। मेरा देवर उससे नफरत और तनफ्फुर से देख रहा था। मैं समझ गई कि वो बीवी के साथ भी बुरा ही रवैया रखता है। दूसरे दिन मैंने देवरानी से देवर के रवैये के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि जब से शादी हुई है यही लफ्ज बोलता है, बहुत ही बेहुदा शख्स है। देवरानी खुद इससे तंग थी और रो रो कर शौहर के बारे में बताने लगी। अभी यही मसला हल न हुआ तो दूसरा मसला भी पेश आ गया। एक दिन मेरा शौहर घर आया तो बेहद खुश था। मैंने वजह पूछी तो जो कुछ उसने बताया मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। कहने लगा, लोगों की बीवियां ये सुनकर खुश होती हैं और एक तुम हो कि रोना धोना मचा रखा है। मैं दुबई जाकर एक माह में लाखों कमाऊंगा तो तुम्हारी ही ख्वाहिशात पूरी होंगी। मुझे एतराज ना भी होता, लेकिन देवर की बद नजरें और बेहूदगी से मैं परेशान थी। उसकी बातें मुझे सिच करके रख देती थी, लेकिन शौहर ने मेरी बात नहीं मानी और एक हफ्ते के अंदर ही वो दुबई चला गया। उसे ड्राइविंग आती थी, वहां जाते ही टैक्सी चलाने लगा। अगले माह उसने मेरी सास को जो खर्चा भेजा वो भेजा, मगर मुझे भी 50,000 भेजे। चूंकि सारे पैसे देवर के अकाउंट में भेजे थे। ये सब देखकर तो देवर की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने अब घर के कामों के लिए मुलाजमा रख ली थी। सहूलत तो देवरानी को भी हो गई थी, लेकिन देवर को जरूर ये बातें बुरी लगने लगी थी, क्योंकि अब घर पर मेरा रूप हो गया था। मेरी सास भी मुझे अहमियत देने लगी थी। हर बात का मशवरा मुझसे करती थी। नंदे आती तो उनके खाने पीने का खर्चा मैं आगे बढ़कर करती, इसीलिए सास मुझे ही आंखों का तारा बनाने लगी थी। देवरानी तो बेजरर सी औरत थी, लेकिन मेरे देवर ने तो वो काम भी छोड़ दिया जो वो करता था और महीने के 20,000 घर ले आता था। उसे अब मेरे शौहर की कमाई नजर आने लगी थी। मेरी सास हर वक्त अब देवर को निकम्मा और हडहराम कहने लगी तो देवर मुझे कहर भरी नजरों से देखता। पहली ईद आई तो मेरे मायके वालों ने मुझे बहुत सारी ईदी भेजी। वो दूसरे गांव में रहते थे। मेरी ईदी देखकर तो गांव वाली औरतों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। कहती हैं, तेरा मायका तो बहुत अच्छा है। मेरी सास के जोड़े भी आए थे। मेरे लिए मेरी माँ सोने के कंगन भी लाई थी। देवर जी सब चीजें देखकर काफी हैरान भी लग रहा था। वही मेरी देवरानी के मायके से जब उसके माँ और भाई आए तो वो सिर्फ एक सूट, वो भी इतवार बाजार से लाया हुआ लेकर आए थे, और कुछ कांच की चूड़ियां।
جو راستے میں آتے ہوئے گر کر ٹوٹ چکی تھی۔ دیور تو اپنے مائکے والوں کے آنے کی خبر سن کر ہی گھر سے چلا گیا تھا، جبکہ دیورانی نے خوش دلی سے اپنے مائکے سے آئے ہوئے سامان کو قبول کر لیا۔ میری ساس بھی اب چھوٹی بہو کے مائکے والوں کا کوئی خاص آؤ بھگت نہیں کیا کرتی تھی۔ یہ بات دیورانی نے بھی محسوس کی تھی، اسی لیے وہ مجھ سے بھی تھوڑی دور رہنے لگی تھی۔ شاید وہ سب مجھ سے جلنے لگے تھے، جبکہ حقیقت میں میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بھی کھوٹ موجود نہیں تھا۔ عید کا روز تھا اور میں اپنے مائکے کی لائی ہوئی عیدی والا سوٹ پہنے ہوئے تھی، جبکہ میری دیورانی نے جب اپنے مائکے سے آیا ہوا سوٹ پہنا تو میرا دیور اس سے جھگڑنے لگا اور بولا کہ یہ کیسے کپڑے پہن کر گھوم رہی ہو، ایسا لگتا ہے کوئی بھیکارن ہمارے گھر آ گئی ہو، مجھے تم سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، جس کی نہ شکل اچھی ہے اور نہ ہی پچھواڑا، جو بندہ پچھواڑے سے ہی دل بہلا لے۔ دیور تو ماں کے سامنے ایسا کہہ رہا تھا، مگر ساس نے اسے منع نہ کیا۔ دیورانی بیچاری رونے لگی تھی۔ اسی شام دیور گھر سے جانے کا منصوبہ بنانے لگا، کہنے لگا کسی کام سے دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا بھابھی اپنا جہیز کا ٹیچی کیس دے دیں، میری بیوی تو لے کر ہی نہیں آئی، وہ ٹیچی کیس الماری کے اوپر رکھا تھا۔ دیور سے بولی کہ جا کر خود ہی اتار لو، اور شاید یہی میری غلطی ہو گئی تھی۔ دیور خوشی خوشی بیگ لیے آیا اور گھر سے عید کے بعد چلا گیا۔ انہی دنوں میرا شوہر بھی دبئی سے 1 ماہ کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ شوہر کے آنے پر میں بے حد خوش تھی۔ اس روز میں نے شوہر کے لیے کئی اقسام کے کھانے بنائے، ساری ڈشز اس کی پسند کی بنائی تھی۔ میری ساس تو اپنے بیٹے کے واری صدقے جا رہی تھی، جبکہ دیورانی نے بھی جب مہنگے گفٹس دیکھے تو وہ بھی شوہر کے دکھ بھول کر کچھ لمحات کے لیے خوش ہونے لگی۔ رات کو سب کھانے کی میز پر اکٹھے تھے کہ تبھی دیور سامان لیے گھر میں داخل ہوا۔ وہ کافی خوش لگ رہا تھا، کہنے لگا کہ مجھے مبارکباد دیں، میں نے اپنا نیا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دیور کی بات سن کر سب اسے دیکھنے لگے۔ وہ آ کر اپنے بڑے بھائی سے ملا اور کہنے لگا شکریہ بھائی، خدا آپ جیسا بھائی اور بھابھی ہر ایک دیور کو دے۔ میں تو حیرانی سے دیور کا چہرہ دیکھ رہی تھی، آخر اس کے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ وہیں اس نے اپنے نئے کاروبار کے بارے میں تفصیل بتانی شروع کر دی۔ وہ 1 ہفتے سے گھر سے غائب تھا اور جب واپس آیا تو اس نئے کاروبار کی اطلاع دے رہا تھا۔ آخر اس کے پاس اتنے روپے کہاں سے آئے تھے جو وہ اپنا نیا کاروبار شروع کرنے لگا تھا؟ ابھی تو سب باتوں میں گم تھے۔ اگلی صبح مجھے ہمارے خاندانی وکیل کی کال آئی۔ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ بیٹا آپ نے اپنے باپ دادا کی وراثتی جائیداد کیوں بیچ ڈالی؟ آخر کون سی مشکل آن پڑی تھی جو آپ نے یہ قدم اٹھا لیا؟ آپ مجھے بتاتی، میں آپ کی مالی مدد کر دیتا۔ میں نے وکیل کی یہ بات سنی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں کہنے لگی وہ وکیل صاحب میں نے تو کوئی زمین نہیں بیچی، آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو وکیل نے مجھے تمام تر تفاصیل بتانا شروع کر دی۔ اس نے جو حقیقت مجھے بتائی وہ سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے، میں آگ ببولا ہو چکی تھی۔ آج تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں غصے سے کمرے سے باہر نکلی اور وہاں چلی آئی جہاں سب موجود تھے، میری ساس، شوہر، دیورانی اور دیور۔ بھابھی اس وقت صحن میں بیٹھے تھے۔ جب مجھے غصے سے بھرا ہوا دیکھا تو دیور مسکرایا اور بولا کیا بات ہے بھابھی، کیوں سرخ انگارہ بنی ہوئی باہر آئی ہیں؟ مگر اگلے ہی پل میں نے دیور کے منہ پر ایک سناٹے دار تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ کی آواز صحن میں گونجی تو ساس اور شوہر میری جانب دیکھنے لگے۔ میرا شوہر آگے بڑھا اور مجھے تھپڑ مار دیا اور بولا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ مگر میری ساس مداخلت کر کے بولی کیا بات ہے بہو، تم نے دیور کو کیوں تھپڑ مارا؟ میں رونے لگی تھی اور رو کر بولی کہ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ مجھے وراثت میں ملی دکانیں جن کی قیمت کروڑوں میں تھی، وہ کاغذات شادی کے روز میرے بھائی نے بطور تحفہ مجھے ہی دے دیے تھے، مگر آپ کے بیٹے نے دھوکے سے میرے کمرے سے وہ کاغذ اٹھائے اور میری دکانیں بیچ دی۔ آپ کا یہ بیٹا جو کاروبار شروع کر رہا ہے وہ میرے ہی پیسوں سے کرنے جا رہا ہے۔ جب ساس نے سنا تو اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھنے لگی اور اسے گریبان سے پکڑ کر بولی کہ سچ بتاؤ، کیا سچ میں تم نے ایسا کیا ہے جو بہو بول رہی ہے؟ اور پہلے تو خاموش رہا مگر پھر پھٹ پڑا، کہنے لگا ہاں میں نے کیا ہے ایسا۔ بھابھی کا پچھواڑا بڑا ہی مضبوط تھا، وہ لوگ بڑے ہی امیر تھے، جبکہ میری بیوی کا پچھواڑا انتہائی غریب اور کنگلا۔ میں تو اس وقت پر پچھتا رہا ہوں جب میں نے بھابھی کا رشتہ ٹکڑا کر
उस कंगाल पिछवाड़े वाली से शादी कर ली थी। काश मैं उस वक्त भाई के लिए हाँ न करता तो आज मेरे मायके वाले भी इतने अमीर होते, मुझे अपना कारोबार शुरू करने के लिए किसी और का सहारा न लेना पड़ता। मैंने ये सब कुछ अपने कारोबार के लिए किया और बिल्कुल ठीक किया है। मैंने जब ये सुना तो गुस्से से बेभर पड़ी। सास ने बेटे को बहुत मारा, रोकर कहने लगी, तुझे शर्म न आई? मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मरहूम बाप पर क्या गुजरी होगी, सारी जिंदगी उसने इज्जत की कमाई की थी और तुम जैसी औलाद कैसी निकली कि अपनी भाभी की जायदाद बेचकर अपना कारोबार शुरू कर रहे हो। ये पैसा हराम है तुम पर। देवर सर झुकाए शर्मिंदा था, जबकि पिछवाड़े का मतलब मुझे आज वाज़ेह तौर पर समझ आई थी। ये तो संस्कृत जबान का लफ्ज था जो कि मेरे ससुराल में अक्सर बोली जाती थी। ये लोग मायके को पिछवाड़ा कहकर बुलाया करते थे। सास ने वो सारे पैसे जो देवर के अकाउंट में थे मुझे दिलवाए, जिनसे मैंने अपनी दुकानें वापस खरीदी। कुछ लाख ऊपर भी देना पड़े थे। वो खर्चा शौहर ने उठाया था। वही देवरानी नाराज होकर मायके चली गई। देवर अब पछता रहा था। मुझसे माफी मांगने आया तो मैंने माफ कर दिया और फिर अपनी बीवी को मायके से लेकर आया। देवरानी भी शर्मिंदा थी, मगर मैंने सबको माफ कर दिया। मेरे शौहर ने दुबई में ही एक काम का बंदोबस्त किया और मेरे देवर को भी अपने साथ वहीं ले गया।